हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सभी को हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बात करते हैं यदि हम कल के अभ्यास प्रश्न की, तो इसमें पूछा गया था सरकार ने देश में नई शिक्षा नीति, ठीक है, यानी कि बात करें हम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हाल ही में मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट है, मानव संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। देन हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि नई शिक्षा नीति के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि देश की वर्तमान शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है, पहला है केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और तीन, चौथा हमारा एक, दो और तीन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो और तीन, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं। देन उसके बाद यदि हम बात करते हैं इसके व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया गया है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति यानी कि बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अगुवाई में एक समिति का गठन किया है। ठीक है, दिन उसके बाद बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है? तो यहाँ पे पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है असम और चौथा है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, बात करें यहाँ पे तो मध्य प्रदेश। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है, इस अभियान का नाम याद रखना है, क्या है, एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई है, जहां लोग मास्क दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले, शहरी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप और हम भी क्या कर सकते हैं, यदि आप वहां से बिलोंग करते हो तो दान कर सकते हो, ताकि वो मास्क फिर और जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए दिया जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा जा रहा है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे पहला है हमारा 7%, दूसरा है 10%, तीसरा है 5%, चौथा है हमारा 2%। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5%। उसके बाद इसके व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई जाति मतलब अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा आरक्षण बढ़ाया गया है। तो महिलाओं को पहले 50% मिलता था, लेकिन अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 55%। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि MP में अभी हाल फिलहाल में गवर्नर बनाई गई हैं, तो वो कौन है? ठीक है, मतलब कौन हैं या हैं मीन्स कि महिला या पुरुष जो भी हैं, तो आपको बताना है कि अभी MP की जो गवर्नर है वो कौन है। ठीक है, सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो है उसको हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर चुके हैं कि MP के गवर्नर 2-3 दिन इसको सॉल्व किए हैं, तो आई थिंक कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर बता पाओगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसमें है अमर सिंह,
दूसरा है राकेश सिन्हा, तीसरा है सुब्रमण्यम स्वामी और चौथा है हमारा संजय सिंह। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमर सिंह। उसके बाद हम इसके व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हो गया। वे 64 साल के थे। वे पहली बार साल 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। अपने राजनीतिक कैरियर में अमर सिंह कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे, लेकिन वे लगभग अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब थे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे और एक समय कलकत्ता जिला कांग्रेस से भी जुड़े थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो पहला है 15 जुलाई को, दूसरा है 3 अगस्त को और तीसरा है हमारा 5 जून को और चौथा है हमारा 2 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 अगस्त को। देन उसके बाद बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी मनाया जाता है और हम सभी लोगों ने मनाया है। उसके बाद बात करें तो इस साल यानी कि 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इसके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेट फिक्स नहीं होती, ये बात आपको याद रखना है। श्रावण की पूर्णिमा को ही जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब डेट इसकी 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, अक्टूबर नवंबर जो भी होता है, मतलब अगस्त सितंबर के बीच में ही होता है ये रक्षाबंधन। तो ये डेट कुछ भी हो सकती है, बस आपको याद रखना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को यानी रक्षाबंधन के दिन ही क्या मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संस्कृत दिवस। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1969 से, जो कि क्या है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन पड़ता है। इस भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पे पहला है हमारा पंजाब, दूसरा है झारखंड, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है बिहार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहार। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में संजीवन ऐप लॉन्च किया है। कोरोना संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए नए उपकरण तथा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ऐप के माध्यम से लोगों को कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। यह ऐप केंद्र सरकार की आरोग्य सेतु के तर्ज पर बना है। इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद कोविड-19 से संबंधित सारी जानकारी ले सकते हैं। इस ऐप में चैट बॉट की भी व्यवस्था है जिस पर कोविड-19 से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी सीटें अब आरक्षित होंगी? तो इसमें पहला है हमारा 10%, दूसरा है हमारा 30% और चौथा है हमारा 50% और चौथा है हमारा 75%। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 50%। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अभी हम और आप पढ़े, यहाँ पे क्या? उप मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये एक संवैधानिक पद नहीं है और ये क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं।
तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि जो उप मुख्यमंत्री का पद होता है, तो पद तो होता है लेकिन ये संवैधानिक पद नहीं है, मीन्स कि संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। कि राज्य में एक मुख्यमंत्री भी होगा, ये वर्णन है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये नहीं है कि राज्य में एक उप मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। तो ये संवैधानिक पद नहीं है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना है कि उप मुख्यमंत्री क्या एक संवैधानिक पद है। तो आप बताओगे कि नहीं, या तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा पद ऐसा है जो संवैधानिक पद नहीं है, तो उसमें मंत्री दिया होगा, मुख्यमंत्री दिया होगा, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो आपको राइट आंसर लगाना पड़ेगा कि उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो इसको नोट भी कर लेना ताकि ये आपको भूले ना। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे इसमें बताया गया है कि देश के 20 राज्य पहले ही पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य भी शामिल हैं, ठीक है। तो अभी तक देश के 28 राज्यों में से 20 राज्यों ने पहले ही क्या कर दिया था, इसमें से मतलब महिलाओं को 50% आरक्षण दे दिया था पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब क्या हुआ है, अब एक राज्य और इसमें शामिल कर दिया गया है। वो कौन सा राज्य है, तो वो हमारा हरियाणा है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने हाल ही में राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। तो यहाँ पे पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद इसकी व्याख्या की हम बात करते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश यानी कि एपी, ठीक है, शॉर्टकट में आप एपी भी बोल सकते हो। ए मतलब आंध्र, बी मतलब प्रदेश, ठीक है, पी मतलब प्रदेश। तो के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले योजना को मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी सरकार ने इस साल की शुरुआत में राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इस कानून के तहत आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां होंगी और इसके साथ ही ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया है। अब आंध्र प्रदेश कार्यपालिका यानी सरकार विशाखापत्तनम से काम करेगी और राज्य विधानसभा अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कहाँ होगा, कुरनूल में होगा, ठीक है। ये तीनों ही कैपिटल आपको याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका यानी कि बात करें तो सरकार विशाखापट्टनम से काम करेगी, ठीक है। जो भी हमारा प्रशासनिक है वो क्या विशाखापट्टनम से काम करेगी। उसके बाद बात करें तो राज्य विधानसभा कहाँ होगी, अमरावती में होगी और हाई कोर्ट कहाँ होगा, इसका कुरनूल में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था और ये किसके आधार पे हुआ था, ठीक है। जाति के आधार पे हुआ था या भाषा के आधार पे हुआ था या कि धर्म के आधार पे हुआ था। तो ये आप लोग बताओगे कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था और इसकी जो है वो किस आधार पे किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा जा रहा है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पे पहला हमारा पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है झारखंड, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। उसके बाद बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। योजना पर राजस्थान सरकार प्रति वर्ष 100 करोड़ खर्च करेगी। राजस्थान सरकार के अनुसार इस योजना के माध्यम से प्रति वर्ष 4 करोड़ 87 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन में
प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 200 ग्राम चपाती और अचार का मेन्यू निर्धारित किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर स्थित एक गैर सरकारी संगठन यानी कि बात करें एनजीओ, ठीक है, जो आप एनजीओ का नाम सुनते हो कि एनजीओ काम कर रही है, तो ये कोई सरकारी संगठन नहीं है, ये क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है। तो इसमें क्या है कि अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। तो यहाँ पे पहला है हमारा नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है हमारा भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह एनजीओ पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। इसमें से 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना वर्ष 2019 में हुई थी। तो ये भी आपके क्वेश्चन, मतलब इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना 2019 में हुई थी और ये क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट के समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान के लिए कार्य करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे पहला है उत्तराखंड, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजातीय पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइन परमिट यानी कि ILP प्रणाली से उत्तराखंड के कुछ हिस्सों को मुक्त करना होगा। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये इनर लाइन जो परमिट है उसको आपको याद रखना है, यानी कि ILP शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। तो ये क्या है, किसी भी राज्य में जाने या रहने के लिए अनुमति देने के लिए एक सहमति पत्र होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित होगी तथा इससे सैनिकों को यहाँ निगरानी में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। इसमें है कि बाघों की अनुमानित संख्या पर हाल ही में जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? और इस क्वेश्चन को हम लोग जस्ट कल ही सॉल्व किए हैं। तो आप लोग यदि नहीं बनता तो आप लोग कल का पहले वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है, जो 18 के मतलब जो भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 जारी की गई है, इसमें क्या क्या बातें हैं? तो यहाँ पे पहला है कि देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2967 है। देन दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि देश में बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। और तीसरा स्टेटमेंट है उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक बाघ हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन है हमारे केवल 1, केवल 2, 1 और 3, या कि 1, 2 और 3। तो जो भी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आपको बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन 3 स्टेटमेंटों से केवल एक स्टेटमेंट ही इसकी राइट व्याख्या कर रहा है, या 2 कर रहा है, या 1, 2 कर रहा है, या तीनों ही इसकी राइट व्याख्या कर रहे हैं। सो ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, और यदि नहीं बनता, मैंने कल ही समझाया है, तो आप लोग वहाँ से वीडियो देखने के बाद इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और हमारे 1 ईयर के लिए तो समझ लो कि रिपोर्ट एक ही बार जारी की जाती है,
इसलिए ये पूरे 1 ईयर के लिए काम करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे एंड अपने जो भी हमारा अब जो भी त्यौहार आ रहे हैं उसके साथ साथ मनाते मनाते आप लोग अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप में से जो भी जेल प्रहरी, अभी जो एमपी जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है, जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया हो तो आप लोग फॉर्म उसमें ज़रूर फिल करें। और मैंने इसके जो भी नोटिफिकेशन था इसका वीडियो भी बना दिया। इसकी लास्ट डेट 10 तक है, ठीक है, 10 अगस्त तक है। तो आप लोगों ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, और वहाँ पे आप सभी को फॉर्म अप्लाई करना है और आप लोग करके उसमें ज़रूर एग्ज़ाम देने की कोशिश ज़रूर करें। सो ऑल द बेस्ट।